हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं स्नेहल चौधरी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत है आपका इंडिया के मोस्ट अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पेपर 2 का चैप्टर। पूरा का पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे वन शॉट में। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में ये चैप्टर है टोटल 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है बच्चा लोग? 5 मार्क्स का। तो आज के इस क्लास से आपके ये 5 मार्क्स कंफर्म होने वाले। आज के ये 5 मार्क्स कंफर्म होने वाले हैं। सो एक बात याद रखो, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा चैप्टर देखो, आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ईच एंड एवरी कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगी। बस आपको पेपर पेन लेके नोट करना है। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो पहला कंसेप्ट आता है प्रोबेबिलिटी क्या है। क्या प्रोबेबिलिटी क्या है? जैसे मुझे एक बात बताओ, इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने को क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले तो रैंडम वेरिएबल पढ़ना है। रैंडम वेरिएबल कौन कौन से टाइप के होते हैं? डिस्क्रीट होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, ये पढ़ना है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन दैट इज सीडीएफ, पीएमएफ, पीडीएफ। ठीक है, तो ये पूरे कंसेप्ट हमको इसमें पढ़ना है, जिसमें मीन पढ़ना है, वेरिएंस भी पढ़ना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पढ़ना है। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो सबसे पहला कंसेप्ट आता है कि रैंडम वेरिएबल क्या है। रैंडम वेरिएबल क्या है? तो उसके पहले हम थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ लेते कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। जैसे जब भी हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, तो एक बात याद रखना, जब भी हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की, तो देखो रे बेटा, मुझे बताओ, सपोज मैंने एक कॉइन लिया। देखो ये कॉइन है। सपोज हमने एक कॉइन लिया, देखो ये कॉइन है। ठीक है, तो इस कॉइन में हेड और टेल होंगे। क्या होंगे? हेड और टेल। तो देखो, मैं अगर इस कॉइन को उठाता हूं ऐसे, तो दो ही प्रोबेबिलिटी है, एक तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। उसके अलावा कुछ आ सकता है क्या? नहीं, डेफिनेटली नहीं आ सकता। मतलब जब भी मैं बोलता हूं कि ए कॉइन इज टॉस, अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूं, तो मुझे क्या क्या प्रोबेबिलिटीज या क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है? तो पहली पॉसिबिलिटी है कि मुझे एक हेड मिल सकता है या फिर एक टेल मिल सकता है। बस इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या? नहीं। वो शोले वाला है क्या? हेड भी नहीं और टेल भी नहीं, या फिर कुछ भी उछालो हेड ही आएगा, वैसा होगा क्या? नहीं। ठीक है, तो एक हेड आएगा, एक टेल आएगा। मतलब पॉसिबिलिटीज कितनी आई रे? दो। और इसी को ही बोलते हैं हम सैंपल स्पेस। इसी को ही क्या बोलते हैं हम? सैंपल स्पेस। इसी को क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। देखो ध्यान दो, इसी यस को ही हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस यस में एक हेड आया, एक टेल आ गया। ठीक है, सो अगर मैं एन ऑफ एस लिखूं, तो इस यस में कितने एलिमेंट्स है? तो दो है। एन ऑफ एस कितना है? दो। अब मुझे बताओ, अगर आपने बोला कि आपको एक हेड चाहिए, मतलब आपने कॉइन को टॉस किया और आपको एक हेड चाहिए, मतलब मेरी पॉसिबिलिटी क्या है? मुझे क्या चाहिए? अगर मैं बोलता हूं, मेरा को ए बोलता हूं, गेटिंग वन हेड, मतलब मुझे क्या चाहिए? एक हेड चाहिए। तो सिंपल है, अगर टॉस करने के बाद एक हेड मिल गया, तो ये हो गया आपका ए। ये क्या हो गया बेटा? आपका ए। तो यन ऑफ ए कितना हो गया? वन। यन ऑफ ए कितना हो गया? वन। तो मुझे बताओ, हमारी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेंगी? हमारी हेड आने की प्रोबेबिलिटी रहेंगी यन ऑफ ए अपॉन यन ऑफ यस। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वन अपॉन एन ऑफ एस कितना है? टू। मतलब मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी 1/2। तो सिंपल है, देखो बेटा,
अगर आप कॉइन को टॉस करते हो तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 50%, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 50%, मतलब हेड की भी 1/2 टेल की भी 1/2। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और क्या फाइंड करते हैं, पी ऑफ ए मतलब क्या है रे बेटा, प्रोबेबिलिटी। पी ऑफ ए मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी। अब ये रैंडम वेरिएबल क्या है, अब ये रैंडम वेरिएबल क्या है, तो सेम यही एग्जांपल लेता हूं मैं कि एक कॉइन को टॉस किया और मुझे सिर्फ फोकस करना है हेड पे, मुझे टेल का कोई लेना देना, किसके फोकस करना है, हेड पे। तो अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया, अगर टेल आया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, हेड, मुझे किसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, किसके ऊपर कंसंट्रेट करना है बेटा, हेड के ऊपर। तो अगर हेड के ऊपर कंसंट्रेट करना है मुझे और मैंने कॉइन को टॉस किया तो टेल आया, टेल आया मतलब हेड आया क्या, नहीं, मतलब हेड कुछ भी नहीं आया, कुछ भी आया नहीं आया, मतलब हेड कितना आया, 0। अगेन टॉस किया, हेड आ गया, कितना आया, 1। उसके अलावा कुछ आ सकता है क्या, देखो सिंपल है, जब कोई टॉस कर रहे तो एक तो हेड आएगा मतलब 1 हेड आएगा, टेल आएगा मतलब 0 हेड आएगा, और इसी को हम बोलते हैं एक्स, और ये x मतलब ही है रैंडम वेरिएबल, ये x मतलब ही क्या है, रैंडम वेरिएबल। फिर से बताता हूं, नेक्स्ट देखो, अगर मैं 2 कॉइन टॉस कर रहा हूं, देखो बेटा कितने कॉइन टॉस कर रहे हैं हम, 2 कॉइन टॉस। अगर 2 कॉइन टॉस करते हैं तो क्या क्या आएगा, तो सर हेड हेड आ सकता, हेड टेल आ सकता, टेल हेड आ सकता, टेल टेल आ सकता। तो इसको कैसे लिखना है, सिंपल, 2 कॉइन टॉस किए तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इसमें 4 पॉसिबिलिटीज आएंगी। 2 का स्क्वायर मतलब कितना, 4, 2 का स्क्वायर मतलब कितना, 4, क्योंकि हेड और टेल 2 ही है और 2 कॉइन है तो 2 का स्क्वायर कितना, 4। तो क्या क्या आएगा देखो, तो ऐसे लिख लेने का, 2 बार हेड 2 बार टेल, हेड टेल हेड टेल, एक बार हेड एक बार टेल। देखो 2 हेड आएंगे, एक हेड दूसरा टेल, पहला टेल दूसरा हेड और दोनों टेल। अगेन मैं यहां पे बोल रहा हूं कि मुझे सिर्फ हेड पे फोकस करना है, किसके ऊपर फोकस करना है, हेड पे। तो देखो अगर हेड पे फोकस करूं तो यहां पे कितने हेड आए, सर 2 आए, यहां पे कितने हेड आए, 1 आया, यहां पे कितने हेड आए, 1 आया, यहां पे कितने हेड आए, 0 है। मतलब इस 2 कॉइन टॉस में मुझे 2 हेड मिले, 1 हेड मिला और 0। 1 2 बार आए लेकिन अपन लिखेंगे एक ही बार, ठीक है, 2 1 0, और यही x मतलब हो गया मेरा रैंडम वेरिएबल। इज इट क्लियर बेटा, यही क्या हो गया मेरा x, रैंडम वेरिएबल। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा, इतना क्लियर है। तो 2 टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं, एक डिस्क्रिएट रैंडम वेरिएबल, एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कौन कौन से टाइप के रैंडम वेरिएबल, 2 टाइप के, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, सो देखो अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक डायस को थ्रो किया तो डायस के ऊपर क्या क्या आ सकता, 1 आ सकते, 2 आ सकते, 3 आ सकते, 4 आ सकते, 5 आ सकते, 6 आ सकते। ठीक है, मतलब जिसमें भी फाइनाइट नंबर आ रहे, जिसमें भी फाइनाइट नंबर आ रहे, कौन से नंबर आ रहे बेटा, फाइनाइट नंबर आ रहे, उसको बोलेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जैसे अपन ने एक सर्वे किया कि आपके गांव में या फिर कोई सिटी में हर फैमिली में कितने चिल्ड्रंस है, ठीक है, तो किसी के 1 रहेंगे, किसी के 2 रहेंगे, किसी के 3 रहेंगे, किसी के कुछ भी नहीं रहेंगे मतलब 0 रहेंगे, किसी की पूरी क्रिकेट टीम रहेंगी 11 रहेंगे। ठीक है, चलो मतलब अगर मैं चिल्ड्रंस मेजर करने को बोलूं तो कुछ ना कुछ फाइनाइट ही होगी, इनफाइनाइट तक पहुंचेंगे क्या अपन, नहीं। ठीक है, तो वो हो गया मेरा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। लेकिन अगर मैंने बोला कि आपके सिटी में जितने भी लोग हैं उन सब की हाइट मेजर करो, उन सब की हाइट मेजर करो, अगर छोटे बच्चे की करोगे तो 2 फुट 2 फुट
2.1, 2.2, 2.11, 2.125, 2.325, मतलब हाइट्स क्या रहेंगे, पूरे के पूरे रियल्स नंबर आ जाएंगे। 3, 3.1, 3.17, 3.27, 3.30, मतलब बहुत सारे नंबर आएंगे। तो जिसमें भी इनफाइनाइट नंबर इन्वॉल्व रहेंगे, जिसमें भी इनफाइनाइट नंबर इन्वॉल्व रहेंगे बच्चा लोग, उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। समझे? सिंपल। जिसमें फाइनाइट नंबर वो रैंडम, जिसमें इनफाइनाइट नंबर जिसको अपन मेजर नहीं कर सकते उसको बोलेंगे हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इतना क्लियर है बच्चा लोग? इतना क्लियर है। और रैंडम वेरिएबल तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है रैंडम वेरिएबल। चलो सो नेक्स्ट देखते हैं। लेट x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल ऑब्टेन। x क्या बोल रहा है रे? तो x को बोला है, x है डिफरेंस किसका? तो नंबर ऑफ हेड। x डिफरेंस है किसका? नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल का। चलो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये मुझे निकालना है। सर मुझे नंबर ऑफ हेड का और नंबर ऑफ टेल का डिफरेंस निकालना है, तो मुझे नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल पता चाहिए। दैट्स इट, निकाल लूंगा मैं डिफरेंस। चलो, व्हेन अ कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स। अब कॉइन को कितने टाइम्स टॉस किया रे? 6 टाइम। तो मुझे बताओ, एक कॉइन को 6 टाइम टॉस किया, फिर 6 कॉइन को टॉस किया, एक ही बात। मुझे बताओ 6 भी कॉइन टॉस किए, तो अपन पहले देखते कि नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या आएंगे। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड, और उसी के आगे लिखते नंबर ऑफ टेल, नंबर ऑफ टेल। मुझे बताओ मैंने 6 कॉइन टॉस किए और 6 भी कॉइन पे टेल आया। 6 भी कॉइन पे क्या आया? टेल। आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? 6 भी कॉइन पे टेल आया, मतलब नंबर ऑफ हेड कितने आए? 0। और उसी वक्त नंबर ऑफ टेल कितने आए? 6। ठीक है, चलो दूसरा लेते कि सर एक ही हेड आया, एक हेड आए, मतलब बाकी क्या आए? टेल आए। 2 हेड आए, अगर 2 हेड आएंगे तो बाकी के 4 इस पे क्या आएंगे? टेल आएंगे, तो यहां पे 4 आए। 3 हेड आए तो इधर 3 क्या आएंगे? टेल। ठीक है, अगर 4 हेड आए तो इधर 2 टेल आएंगे। अगर 5 हेड आए तो इधर कितना? 1 टेल। अगर 6 हेड आए, मतलब 6 कॉइन को टॉस किया और 6 पे भी हेड आ गए, तो टेल कितने आएंगे? 0। टेल कितने आएंगे? 0। और आपको क्या निकालना है रे? एक्स। क्या निकालना है बेटा? एक्स। और एक्स क्या बोला है आपको पता है? एक्स क्या बोला है? नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल, नंबर ऑफ टेल। सो करो, नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल, तो 0 माइनस 6 ऐसा आएगा कुछ। 0 माइनस 6, 1 माइनस 5, 2 माइनस 4, 3 माइनस 3, 4 माइनस 2, 5 माइनस 1, 6 माइनस 0, और इसको इसमें लिख दो कर्ली ब्रैकेट में। तो मेरा सेट बन गया -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, और ये हो गया मेरा x। ठीक है, क्या बोला था? x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल व्हेन कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स। तो सिंपल लॉजिक है यार, एक 6 बार कॉइन को टॉस कर रहे हो तो 6 भी हेड आ सकते, तो टेल 0 आएंगे। या फिर 0 हेड आए तो 6 टेल आएंगे, 1 हेड आया तो 5 टेल आएंगे। उसके हिसाब से हमने इसका डिफरेंस फाइंड कर लिया। तो मुझे क्या मिल गया रे बेटा? एक्स मिल गया। समझे? अरे समझे क्या बच्चा लोग? चलो तो लेते हैं हम नेक्स्ट। हाँ, एन अर्न कंटेन। अर्न मतलब कोई बॉक्स समझ लो यार फिलहाल के लिए। एन अर्न कंटेन, एक अर्न है बेटा, देखो ठीक है, एक अर्न है, उसमें कितने रेड बॉल है? 5 रेड बॉल है। देखो 1 2 3 4 5, 5 रेड बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है। अरे बाप रे, ब्लैक कैसे दिखाएंगे? दिखेंगे क्या यहाँ पे?
दो ब्लैक बॉल है, ठीक है, दिख रहे क्या, नहीं दिख रहे, चलो दिख रहे होंगे तो अच्छी बात है। दो क्या है, ब्लैक बॉल है, मतलब देखो इसके अंदर रेड बॉल 5 है, ब्लैक बॉल 2 है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, इसमें से मुझे कितने बॉल्स निकालने हैं, कितने बॉल ड्रॉ करने हैं, 2 बॉल्स, 2 बॉल्स ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल्स निकालने। एक्स डिनोट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, एक्स डिनोट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, एक्स डिनोट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, मुझे बताओ 5 रेड है 2 ब्लैक है और मुझे 2 बॉल निकालना है, तो मुझे बताओ ऐसा हो सकता है कि दोनों रेड निकले, ध्यान दो, दोनों के दोनों बॉल्स क्या निकलेंगे, ध्यान दो, दोनों को दोनों बॉल्स क्या निकलेंगे, रेड निकलेंगे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर एक रेड निकलेगा एक ब्लैक निकलेगा, एक रेड एक ब्लैक, या फिर ऐसा भी हो सकता है दोनों भी ब्लैक निकलेंगे। इसके अलावा कुछ हो सकता है कि दोनों रेड दोनों ब्लैक, या फिर एक रेड एक ब्लैक। मतलब मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, तो दोनों रेड निकले मतलब ब्लैक बॉल कुछ मिला क्या, नहीं। एक यहां पे एक रेड एक ब्लैक मतलब कितना मिला, 1, और यहां पे 2, तो x हो गया मेरा, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, 0 1 2, 0 1 2, समझे। इसी क्वेश्चन में अगर पूछा रहता व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रेड बॉल, लेकिन निकालना 2 ही है, तो ऐसा हो सकता था अगेन सेम ही, 2 रेड एक ब्लैक और दोनों ब्लैक, तो सिंपल रेड निकालना है, तो रेड कितने 2 1 0, उसका भी सेम होता, समझे, क्योंकि बॉल्स कितने निकालना है 2, कितने निकालना है 2। इज इट क्लियर बच्चा लोग। तो ये x मतलब ही हो गया मेरा रैंडम वेरिएबल, ये x मतलब ही हो गया मेरा रैंडम वेरिएबल। इज इट क्लियर बच्चा लोग, आपको ये बात क्लियर है कि हमारा रैंडम वेरिएबल क्या होगा। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x जो उसने पूछा है क्राइटेरिया के हिसाब से, जैसे यहां पे पूछा था व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, या फिर ब्लैक बॉल्स, समझे। चलो सो देखते हैं बेटा नेक्स्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालना है, किसका, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, किसका बेटा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो देखो इसने क्या बोला है, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस, तो इसको कैसे लिखना है देख लो बेटा, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस, इसको कैसे लिखना है देखो, कितने कॉइन्स को टॉस कर रहे, 3 को, 3 कॉइन टॉस, तो इसमें जो सैंपल स्पेस आ रहे वो कितने आने वाले, इतने, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब कितना, 8। अब मुझे बताओ कॉइन की बात है तो एक हेड नहीं तो क्या आएगा, टेल, तो सिंपल है, 3 कॉइन है, कितने कॉइन है, 3 कॉइन, और कितनी पॉसिबिलिटीज आने वाली है रे बेटा, 8 आने वाले, तो इसको कैसे लिखोगे देखो, H H H H 4 बार H 4 बार T, 4 बार H 4 बार T, उसके बाद 2 बार H 2 बार T, 2 बार H 2 बार T, अगेन 2 बार H 2 बार T, और लास्ट में H T H T H T H T। तो इतनी पॉसिबिलिटीज आएंगी जो यहां पे लिखी है, देख लो, H H H तीनों H, फिर H H T H T H H T T T H H T H T T T H T T T, तो ये 8 पॉसिबिलिटीज ऐसे लिखो, कभी भी कोई छूटेगा नहीं, कोई रिपीट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपको पता है 3 कॉइन बोला है, मतलब 2 का क्यूब कितने आने वाले रे बेटा, 8 आने वाले, 8 के हाफ कर दो 4, तो 4H 4T, उसके अगेन हाफ कर दो 2, तो 2H 2T लिखते चलो, उसके अगेन हाफ कर दो 1, तो एच टी लिखते चलो, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन शुरुआत एस से की तो हमेशा शुरुआत एच से ही करना, ठीक है। तो ये हो गए मेरे 8। अब मुझे बताओ रे बेटा, जब मैं इसका एनालिसिस करूं, इसका थोड़ा एनालिसिस करूं, तो मुझे किसको एक्स लेना है,
मुझे फोकस किस पे करना है वो पहले देखना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि x डिनोट नंबर ऑफ टेल, मतलब मेरा फोकस सिर्फ टेल पे है। किसके ऊपर है? टेल पे। किसके ऊपर है बेटा? टेल पे। तो जब मैं इसकी बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ टेल्स कितने हैं? 0 है। इसमें नंबर ऑफ टेल्स कितने हैं? 1 है। इसमें नंबर ऑफ टेल्स कितने हैं? 1। इसमें नंबर ऑफ टेल कितने हैं? 2। इसमें नंबर ऑफ टेल्स 1। इसमें नंबर ऑफ टेल्स 1। इसमें नंबर ऑफ टेल्स 2। इसमें नंबर ऑफ टेल्स 3। समझे? मतलब जो मेरे नंबर ऑफ टेल्स आ रहे वो कितने आ रहे रे? तो मेरा जो x आ रहा है बेटा, मेरा जो x आ रहा, तो एक तो 0 टेल आ रहे, या फिर 1 आ रहे, या फिर कितने आ रहे? 2 आ रहे, या फिर 3 आ रहे। इतना क्लियर हो गया? देखो 0 टेल आ रहे, 1 आ रहे, 2 आ रहे, और कहीं पे 3 भी आ रहे। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे ड्रॉ करना? सिंपल बात है बेटा। कैसे? देखो मुझे बताओ, आपने यक्स को देखो क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये ड्रॉ करना है, तो सिंपल है। मुझे बताओ आपका एक्स कितना है? एक्स मतलब नंबर ऑफ टेल, तो सर एक्स 0 है, यहां पे 1 है, 2 है, 3 है। इतना क्लियर है? मुझे बताओ अब इसका टेबल ड्रॉ करना बहुत इजी बात है बेटा, मैं यहां पे ड्रॉ करके दिखाता कि वो कैसे किया है। ठीक है, जीरो 1 2 3। हाँ देखो यहां पे x इज इक्वल्स टू एक्स लेता और ये p ऑफ x लेता। मुझे बताओ सबसे पहले तो यहां पे x मतलब 0 1 2 3, इतना क्लियर है? अब मुझे बताओ 0 टेल कितने बार है? तो सर 0 टेल एक ही बार है। 0 टेल कितने बार है? एक ही बार है, इसलिए यहां पे 1 लिखा। उसके बाद 1 टेल कितने बार है? 1 कितने बार आया सर? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है, तो यहां पे लिखा 4। 2 टेल कितने बार आए? तो ये देखो 1 2, 2 बार। और 3 टेल कितने बार आए? तो 3 टेल आया एक ही बार। 3 कितने बार आया? एक ही बार आया। ठीक है, और ये टोटल कितने हैं रे? ये टोटल एन ऑफ एस कितना है? इसको बोलते हैं हम एन ऑफ एस। ये कितना है? 8। तो जब भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, जब भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, तब हम एन ऑफ एस से क्या करते हैं रे बेटा? डिवाइड करते हैं। एन ऑफ एस से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। बस वही किया है। एन ऑफ एस कितना है? 8, इसलिए सभी को डिवाइड किया 8 से, और ये हो गया मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। किसका? 3 कॉइन को टॉस किया तो टेल कितने आएंगे इसका। समझे? तो रैंडम वेरिएबल x नंबर ऑफ टेल था, तो मैंने पहले ये ड्रॉ कर लिया, नंबर ऑफ टेल कितने आएंगे वो किया, और सिंपल सबको डिवाइड कितने से कर दिया? 8 से। इज इट क्लियर? वही लिखा है बेटा, 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। ठीक है, हाँ 1 टेल कितने बार आया रे? 1 2। आहा हा, यहाँ पे 2 टेल आए बेटा, यहाँ पे कितने टेल आए? 2। मतलब इधर भी 3/8। एक सेकंड, इधर भी 3/8 और इधर भी 3/8। ठीक है, चलो क्लियर है बच्चा लोग? ठीक है, क्लियर है ये दो? इतना क्लियर है? चलो सो नेक्स्ट देखते। हाँ तो देखो पीएमएफ क्या है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। मुझे बताओ ना बेटा, आप कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालो, जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की मैच चालू है, तो सिंपल है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की मैच चालू है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 100% है। इंडिया विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। ऑस्ट्रेलिया विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। दोनों की मिलाई तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है? 100%। इज इट क्लियर? तो जब भी आप कोई लेते, जैसे आपने एक कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन का हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50%, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 50%। कोई भी चीज की प्रोबेबिलिटी 0% से कम रह सकती है क्या? नहीं।
100% से ज्यादा रह सकती है क्या? नहीं रह सकती है, नहीं। और उनकी पूरी पॉसिबिलिटीज अगर ऐड किए तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होंगी? 100%। मुझे बताओ, इंडिया की जीतने की 50%, ऑस्ट्रेलिया की जीतने की 50%, दोनों को मिला है तो 100%। उससे ज्यादा आएगी क्या? नहीं। और किसी की भी प्रोबेबिलिटी निगेटिव रह सकती है क्या? नहीं। बस यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज पीएमएफ। कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन तभी बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन तभी बोलेंगे जब उसकी प्रोबेबिलिटी 1 से कम और 0 से ज्यादा रहेगी। मतलब 0 रही तो भी चलता, 1 रही तो भी चलता, और 0 और 1 के बीच में चाहिए। उससे ज्यादा होगी क्या? मुझे बता, एक कॉइन को टॉस किया और हेड आने की प्रोबेबिलिटी -0.5 है, पॉसिबल है? नहीं। 1.5 है, पॉसिबल है? नहीं। ज्यादा से ज्यादा 100%, कम से कम 0%। उससे कम ज्यादा हो सकती है क्या? नहीं। तो पहली कंडीशन, कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पीएमएफ तभी बोल सकते हैं जब उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रह सकती है। और पूरे के पूरे प्रोबेबिलिटीज को ऐड किया जाए, मतलब समेशन ऑफ पीआई किया जाए, तो वो 1 आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए? 1। जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में मुझे बताओ, कोई भी प्रोबेबिलिटी देखो, 1/8, 3/8, 3/8, 1/8, सभी की सभी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में करेक्ट है। और इन सबको अगर मैं ऐड करता हूं, देखो अगर मैं इन सबका सम करता हूं, समेशन ऑफ पीआई, तो देखो ध्यान से, ये कितना? 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, तो कितना? एलसीएम कितना आ गया रे बच्चा लोग? 8 आ गया। करो ऐड, 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1, कितना? 8/8, मतलब कितना? 1। मतलब आपका समेशन पीआई कितना आ गया रे? 1 आ गया। मतलब मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को पीएमएफ बोल सकता हूं, मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोल सकता हूं, क्योंकि इस टेबल ने पहला क्राइटेरिया, क्राइटेरिया नंबर 1 और क्राइटेरिया नंबर 2 दोनों भी सेटिस्फाई किए, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पीएमएफ है। क्या है? पीएमएफ है। समझे? एकदम सिंपल है बेटा। आपकी जो प्रोबेबिलिटी है जो आप निकाल रहे हो इंडिविजुअल की, वो 1 और 0 के बीच में रहनी चाहिए। 1 भी रही तो चलता, 0 भी रही तो चलता। उसके बाद सभी की जब एडिशन कर रहे हो तो वो 1 आना चाहिए, तभी उस प्रोबेबिलिटी टेबल को आप पीएमएफ मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोल सकते हो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चा लोग? ये क्लियर है तो अपने पहले टाइप के पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। नो टेंशन, नो। ठीक है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। इज इट क्लियर? चलो ठीक है। सो स्टेप वाइज हम बढ़ते जाएंगे, छोटे छोटे कंसेप्ट से बड़े कंसेप्ट पढ़ेंगे, और हमारा ये चैप्टर कब खत्म होगा आपको समझेगा भी नहीं। ठीक है, चलो ठीक है। तो बेसिक बेसिक चीजों से हम चलने वाले, हर एक पॉइंट कवर करने वाले। वन शॉट है लेकिन हम ईच एंड एवरीथिंग यहां पे क्लियर करने वाले हैं। सो चलो देखते। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसका कहना है कि इसमें से कौन सा पीएमएफ नहीं है, ये बताओ। तो पीएमएफ तो तभी रहेगा जब दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। क्या मेरे बच्चों, बराबर है? दो कंडीशन आपको पता है कौन सी, कि आपका जो पी आई वो लेस देन और इक्वल टू 1 रहना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहना चाहिए, और पूरे के पूरे पी आई की एडिशन 1 होना चाहिए, तभी पॉसिबल है सर। हाँ तो करते। ऑफ अ रैंडम वेरिएबल गिव रीजन फॉर योर आंसर। अगर कोई नहीं है तो उसका रीजन दो, बोलते कि क्यों नहीं है। ठीक है, दो में से एक नहीं सेटिस्फाई हो रहा है इसलिए नहीं है, बाकी क्या रहेगा? नहीं। चलो तो देखो, जब भी मैं बात कर रहा हूं इस दो कंडीशन की, जब भी मैं ये दो कंडीशन की बात कर रहा हूं, तब एक बात याद रखना, मैं प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहा हूं, रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा क्या नहीं। मैं किसकी बात कर रहा हूं रे बेटा? मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। तो मुझे बताओ, इसमें जो 0.4 है 0 और 1 के बीच में, हाँ
0.4 है 0 और 1 के बीच में, 0.2 है 0 और 1 के बीच में, करेक्ट है। मतलब पहली कंडीशन है कि हमारा जो पी आई है वो लेस देन और इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। सेकंड कंडीशन, समेशन ऑफ पी आई निकाल के देखते। तो समेशन ऑफ पी आई कितना, 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 मतलब कितना रे 1। तो समेशन पी आई भी आ गया 1। मतलब दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई, दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई। तो मैं बोल सकता हूं द गिवन फंक्शन इज the given probability distribution is PMF, मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, मतलब गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ PMF, ठीक है। सो पहला हो गया बेटा हमारा। दूसरे को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या है देखो, ये सेकंड। तो सेकंड को सॉल्व करते बेटा हम, क्या है सेकंड देखो। तो सबसे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1, ये 0.6, 0.3, सभी 0 और 1 के बीच में है। मतलब पहला फिक्स है कि जो आपका पी आई है वो लेस देन और इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई है। दूसरी कंडीशन समेशन ऑफ पी आई निकाल के देखते। तो समेशन ऑफ पी आई कितना है 0.1 प्लस 0.6 प्लस 0.3, 0.1 प्लस 0.6 प्लस 0.3 कितना रे 6, 10, मतलब ये भी हो गया 1। तो समेशन ऑफ पी आई इक्वल्स टू 1। अरे बेटा ये भी तो आ गया, इसने भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई की। तो अगेन मैं बोल सकता हूं द गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज PMF। जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो PMF है, मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। अब आते हैं बेटा हम थर्ड की तरफ। तो यहां पे आधे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर मुझे यहां पे जो है ना ये -1 दिया है, लेकिन मुझे इसका काम है क्या रे, ये y वाले सेल का काम है क्या, नहीं मुझे किसका काम है, सिर्फ इसका। और अगर इसकी बात करोगे, इस थर्ड की बात करोगे, तो आपको दिख रहा है कि जो पी की वैल्यूज है वो 1 और 0 के बीच में है। क्यों 0.6, 0.1, 0.2 है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई ए। बी कंडीशन समेशन ऑफ पी आई निकालते हैं, कितना 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2, 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2 और इसका एडिशन करोगे तो समेशन ऑफ पी आई आ रहा कितना रे 0.9। कितना आ रहा 0.9। मतलब ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या बेटा, सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं। समेशन ऑफ पी आई नॉट इक्वल्स टू 1, summation of pi not equals to 1, therefore given probability distribution is not PMF। मतलब जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन दिया है वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है, क्योंकि समेशन ऑफ पी आई 1 इतना आया क्या, नहीं। एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो पीएमएफ नहीं है। पीएमएफ तभी होगा जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इज इट क्लियर बच्चा लोग। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। चलो और क्वेश्चंस दिए देखो। अब जब मैं थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है। कौन सा, तो ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 3, ये दिया है -0.1। ये क्या दिया है -0.1। मींस जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो लेस देन और इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रहना चाहिए। इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या,
सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, निगेटिव है। देयरफॉर गिवन probability, therefore the given probability distribution is not PMF, given probability distribution is not PMF। क्यों, ये इस वैल्यू की वजह से, क्योंकि ये क्या है बेटा, निगेटिव है। ठीक है, दूसरी की बात करते हैं बेटा, दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, ये सेकंड देखो क्या है। तो देखो ये सेकंड में क्या दिया है, तो दिख रहा है ये 0.3, 0.2, 0.4, 0, 0.05। देखो जीरो चल जाएगा, जीरो से कम निगेटिव नहीं होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो आपका पी आई दिया है वो लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन निकालते हैं पी आई, तो समेशन ऑफ पी आई इक्वल्स टू क्या है, 0.3, 0.2, 0.4, 0.3, 0.2, 0.4 प्लस 0 प्लस 0.05। तो ये देखो कितना हो रहा, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो ये हो रहा 0.95। तो समेशन ऑफ पी आई एग्जैक्ट 1 आ रहा क्या, नहीं, लेकिन अगर समेशन ऑफ पी आई नॉट इक्वल्स टू 1, देयरफॉर द गिवन probability distribution is not PMF। PMF है क्या रे बच्चा लोग, नहीं है, कैसे रहेगा, दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो नहीं है PMF, दैट्स इट। नेक्स्ट, अब सर ये 0.3 है, देखो थर्ड वाला, इसको सॉल्व करते, ये 0.3 है, ये 0.4 है, ये 0.3 है, इसको माइनस का कोई लेना देना है क्या, नहीं, हमें देखना है प्रोबेबिलिटी। तो ये तो क्लियर कट है बेटा, मेरा जो पी आई है वो 1 और 0 के बीच में है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई किया। सेकंड कंडीशन को देखता हूं, समेशन ऑफ पी आई निकाल के देखता हूं बेटा क्या है, तो सर ये 0.3 दिख रहा है, ये 0.4 दिख रहा है, ये 0.3 दिख रहा है, 0.3, 0.3, 0.6, 0.4, 1। हाँ सर ये भी सेटिस्फाई किया, दोनों भी सेटिस्फाई किए, मतलब लिख सकता हूं द गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज PMF। तो बच्चा लोग सभी को PMF का कंसेप्ट समझ में आया कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो 1 और 0 के बीच में रहनी चाहिए, 1 रही तो भी चलेगा, 0 रही तो भी चलेगा, और पूरे के पूरे प्रोबेबिलिटी का समेशन 1 होना चाहिए, तभी और सिर्फ तभी हम उसको PMF बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो हम उसको PMF बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। ठीक है, चलो देखो बेटा, एकदम धीरे 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 से पढ़ना है, क्योंकि सिंपल है। क्या है, जब आप बेसिक से पढ़ते जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी। डायरेक्ट हार्ड पे हाथ डाला, बराबर है ना, अरे गरम पे डायरेक्ट हाथ डालोगे तो हाथ तो जलना ही है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आगे का देखते हैं बच्चा लोग क्या बोल रहा है। ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड। हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, लेकिन किसका रे बेटा, तो उसने बोल दिया कि हमें फोकस हेड पे करना है। कैमरामैन फोकस करो। ठीक है, तो हमें किस पे फोकस करना है, नंबर ऑफ हेड पे। और क्या बोल रहा है, 2 टॉसेस ऑफ कॉइन, 2 टॉसेस ऑफ कॉइन। कॉइन के कितने कॉइन टॉस किए, 2। तो देखो जब भी मैं 2 टॉसेस ऑफ कॉइन बोलता हूं, 2 टॉसेस, अरे 2 टॉसेस ऑफ कॉइन, अब 2 टॉसेस ऑफ कॉइन में पता है 2 का स्क्वायर मतलब 4 आने वाला है, मतलब ऐसा कुछ आएगा रे बेटा, 2 एच 2 टेल, 1 एच 1 टेल, 1 एच 1 टेल। लेकिन आपका फोकस कहां पे है, तो आपका फोकस है नंबर ऑफ टेल पे। कहां पे है रे बेटा, देखो
आपका जो फोकस है वो कहाँ पे है, नंबर ऑफ टेल पे। सो देखो x इज इक्वल्स टू x बोल देता हूं, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ टेल कितने हैं, मुझे क्या देखना है, सिर्फ नंबर ऑफ हेड, सॉरी हमें क्या देखना है, फोकस नंबर ऑफ हेड पे रखना है। मतलब मेरा जो x होने वाला है वो होने वाला है नंबर ऑफ हेड। क्या होने वाला है, नंबर ऑफ हेड। तो देखो बेटा नंबर ऑफ हेड क्या होगी, तो सिंपल है, यहां पे कितने नंबर ऑफ हेड है, 2 है। यहां पे कितने नंबर ऑफ हेड है, 1 ही है। यहां पे नंबर ऑफ हेड कितने, 1 ही है। यहां पे नंबर ऑफ हेड कितने, 0। मतलब मेरा x हो गया कितना, 0 1 2। मतलब नंबर ऑफ हेड कितने, 0 1 2। तो चलो यहाँ पे एक 0 एक 1 और ये 2, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब मुझे बताओ ये 0 कितने बार आया, तो सर 1 ही बार आया, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। ये 1 कितने बार आया, 2 बार आया, सर इधर 2 लिख लिया। ये 2 कितने बार आया, 1 बार आया, तो 1 लिख दिया। और जब भी मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं, जब भी मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं तो डिवाइड करना पड़ता है n ऑफ s से। किससे, n ऑफ s से। तो ये टोटल कितने हैं सर, 1 2 3 4 है। मतलब n ऑफ s कितना है मेरा, 4 है। तो इस सभी को डिवाइड करता 4 से, इस सभी को डिवाइड करता 4 से, और ये बन गया मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या बन गया रे बेटा मेरा, ये बन गया मेरा बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये पीएमएफ भी है, देख लो। सर सभी पॉजिटिव दिख रहे, हाँ सर पहली कंडीशन सेटिस्फाई। सर सबका सम करो तो डिवाइड में 4 है, 1 + 2 + 1 4, 4/4 1। दूसरी भी सेटिस्फाई कर रहा, मतलब ये पीएमएफ भी है। ये क्या है, पीएमएफ भी है, मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी है। अरे समझे, समझे क्या, हाँ बिल्कुल पढ़ाई करते रहना है, झुकेगा नहीं, झुकना है क्या, नहीं। चलो आगे देखते। हाँ, अ रैंडम वेरिएबल x हैज फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसने क्या बोला है, एक रैंडम वेरिएबल x के लिए ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया है। तो अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। रैंडम वेरिएबल कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, 2। कौन सी, तो पहली कंडीशन समेशन, पहली कंडीशन क्या है, समेशन, सॉरी ये दूसरी लिखी बेटा, क्या है, जो पी आई की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, तो सेकंड पॉइंट है हमारा बेटा, तो हमारा सेकंड पॉइंट है समेशन ऑफ पी आई इज इक्वल्स टू 1। समेशन ऑफ पी आई इज इक्वल्स टू 1। अब समेशन ऑफ पी आई इज इक्वल्स टू 1 करेंगे तो समेशन ऑफ पी आई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 0 + k + 2k + 2k + 3k + k स्क्वेयर + 2k स्क्वेयर + 7k स्क्वेयर + k इक्वल्स टू कितना, 1। तो एक काम करते, पहले के स्क्वायर वाली टर्म हम ऐड करते। तो ये देखो, ये के स्क्वायर + 2k स्क्वायर + 7k स्क्वायर, ये 10k स्क्वायर। उसके बाद के वाली ऐड करते, ये देखो 2k + 2k + k 5k 8k और ये के 9k और इक्वल्स टू कितना है, 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10k स्क्वायर + 9k - 1 इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू सॉल्व करना है तो 10 × -1 कितना होता है, -10। हमारा मल्टीप्लीकेशन -10 आना चाहिए और एडिशन 9 आना चाहिए। एडिशन कितना आना चाहिए, 9। करो, कर सकते बेटा हम, कितना, 10 × -1, 10 × -1 -10 और ये 9। तो ये लिखो 10k स्क्वेयर + 10k - k - 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से 10k कॉमन लिया तो ये आ गया k + 1 और इधर से माइनस कॉमन लिया तो ये k + 1 इक्वल्स टू 0।
इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से अगेन कॉमन क्या निकलेगा, k प्लस वन, तो ये निकला k प्लस वन, और इधर हो गया 10k माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो ये लिख सकते k प्लस वन इक्वल्स टू जीरो और 10k माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन, और ये कितनी आ गई 10k इज इक्वल्स टू वन। तो k कितना, 1/10। तो मुझे k की कितनी वैल्यूज मिली रे बच्चा लोग, तो k की वैल्यू मिली एक 1/10 और एक -1। लेकिन आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो k -1 रह सकता है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि हमारा पी कभी भी निगेटिव रह सकता है क्या, नहीं। मतलब यहां पे मैं क्लियर कट लिख सकता हूं k इज इक्वल्स टू -1 नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है क्या, नहीं। मतलब मेरी k की वैल्यू हो गई कितनी रे, 1/10। कितनी हो गई, 1/10। ये क्लियर कट है, समझे, हो गया। तो मेरी k की वैल्यू कितनी मिली, 1/10, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन में ये बोल रहा है वो कि p ऑफ x लेस देन 3 निकालना है, p ऑफ x लेस देन 3। तो लेस देन 3 में क्या आएगा, देखो अब मुझे ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसमें x लेस देन 3 रहना चाहिए, मतलब 3 से कम रहना चाहिए। तो देखो 3 से कम मतलब 2 रहेगा, 1 रहेगा, 0 रहेगा। मतलब क्या क्या रहेगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 2 ले सकते, प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 1 ले सकते, प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 0 ले सकते। ठीक है, क्या क्या ले सकते, लेस देन 3 मतलब 2, 1 और 0। तो p ऑफ x 2 है तब हमारा कितना है, 2k है। x 1 है तब हमारा कितना है, k है। x 0 है तब हमारा कितना है, 0। मतलब p ऑफ प्रोबेबिलिटी लिखना है, जब x इज इक्वल टू 2 है तो ये कितना है, 2k है। जब x 1 है तब कितना है, k है। जब x 0 है तब कितना है, 0 है। तो 2k प्लस k 3k, और मुझे k की वैल्यू पता है बेटा कितना, 3, और k 1/10 मतलब 3/10। ये आ गया p ऑफ x लेस देन 3 के लिए, कितना आया, 3/10। ठीक है, अब मुझे निकालना है किसके लिए, p ऑफ x ग्रेटर देन 4। तो यहां पे निकलते हैं बेटा ऊपर में, मुझे निकालना है p ऑफ x ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा, x ग्रेटर देन 4। 4 से बड़ा मतलब 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। मतलब इसमें ऐसी प्रोबेबिलिटी आएंगी जिसमें x 5 भी चलेगा, जिसमें x 6 भी चलेगा, और जिसमें x 7 भी चलेगा। अब जब x 5 है तब मेरी प्रोबेबिलिटी है k स्क्वेयर, जब 6 है तब है 2k स्क्वेयर, और जब 7 है तब है 7k स्क्वेयर प्लस k, 7k स्क्वेयर प्लस k। तो ये हो गया 7, 8, 9, 10, 10k स्क्वेयर प्लस k, 10k स्क्वेयर प्लस k। तो निकालते हैं बेटा इधर में p ऑफ x ग्रेटर देन 4 के लिए 10k स्क्वेयर मतलब 10 इंटू 1/10 का स्क्वेयर प्लस ये 1/10। तो ये हो गया 10, एक 10 10 क्या, मतलब ये 1/10 प्लस 1/10 मतलब 2/10 मतलब 1/5। क्लियर है बच्चा लोग, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से k की वैल्यू फाइंड करी और बाकी फिर क्वेश्चंस हमने फाइंड किए। इसी जगह पे ऐसा पूछता p ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू 3, लेस देन और इक्वल्स टू 3, तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 भी इसमें इंक्लूड होता। अगर पूछा रहता p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 भी इसमें इंक्लूड होता। समझे, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बोल रहा है, मतलब ग्रेटर तो चलेगा, इक्वल टू भी चलेगा। समझे, तो उसमें बस वो ऐड करके आप आंसर निकाल सकते हो, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। इज इट क्लियर बच्चा लोग, चले आगे, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या आपको ये कंसेप्ट यहां तक क्लियर है, डन, डन, चलो आगे बढ़ते हैं। है तो थोड़ा लाइक कर दो और आगे बढ़ते हैं। कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम CDF, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, एकदम इजी है,
इधर ध्यान दो बेटा, ठीक है। क्या होता है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? तो पहली बात तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन को हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एफ ऑफ एक्स से। अब ये निकाला कैसे जाता, तो मुझे बताओ बेटा, आपको यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है? ये तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। अब ये कैसे आया वो बाद में देखेंगे। पहला उसने क्या बोला? कंसिडर एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 4 कॉइन। कितने कॉइन को टॉस किया? 4 कॉइन को। तो 4 कॉइन टॉस करने के बाद जब उसको क्या चाहिए था? हेड चाहिए था। तो जब 0 हेड है तो प्रोबेबिलिटी 1/16 है, 1 हेड है तो 1/4 है, 2 हेड है तो 3/8 है, 3 हेड है तो 1/4 है, और 4 हेड है तो 1/16 है। तो इसकी CDF कैसे निकाली? एकदम सिंपल तरीका है, इधर ध्यान दो। कोई भी प्रीवियस प्रॉब्लम में मैं आपको बता देता बेटा, चलो इसमें बताता। हाँ, तो देखो इस प्रॉब्लम में CDF कैसे निकालना, मतलब कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन कैसे निकालना, तो सिंपल है रे बेटा। देखो क्या निकालना है आपको? CDF, उसी को ही कैपिटल एफएक्स बोलते हैं। सॉरी बेटा, उसी को ही क्या बोलते हैं हम? कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स कैसे निकलेगा या CDF कैसे निकलेगा, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे होता है। तो इसी डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन के प्रोबेबिलिटी फंक्शन से CDF मिलेगा। कैसे? देखो पहले प्रोबेबिलिटी फंक्शन कितना है? पहला 1/4, उसको एज इट इज लिख लो, एज इट इज यहां पे लिखा 1/4। अब इस 1/4 को 2/4 में ऐड करो, तो 1/4 प्लस 2/4 कितना हो गया? 3/4। हुआ क्या? देखो ये एज इट इज लिख लिया पहले, तो इसको एज इट इज लिख लिया यहाँ पे। इस 1/4 को 2/4 के साथ ऐड किया, तो 1/4 प्लस 2/4 3/4। अब इस 3/4 को इसके साथ ऐड किया, इसको इसके साथ ऐड किया, इधर लिखा, इसको इसके साथ 3/4 प्लस 1/4, तो ये हो गया 4/4, मतलब कितना? 1, ठीक है। तो ये लास्ट वाला कॉलम हो गया मेरा CDF। क्या हो गया रे? CDF। चलो समझ गए, इसमें भी बता देता। कुछ नहीं किया, ये 1/16 को एज इट इज इधर लिखा, ठीक है। सो 1/16 प्लस 1/4, 1/16 प्लस 1/4 5/16, 5/16 प्लस 3/8 11/16, 11/16 प्लस 1/4 15/16, और 15/16 प्लस 1/16 16/16, मतलब कितना? 1। मतलब जब हम CDF निकालेंगे तो लास्ट वाला आंसर हमारा 1 आएगा, क्योंकि आपको पता है सभी का सम कितना आता है रे? 1। तो CDF निकालना कोई बड़ी बात नहीं, प्रोबेबिलिटी से ही P ऑफ X से ही हमारा CDF निकलने वाला। कैसे? पहला एज इट इज लिखो, इसको आगे वाले के साथ ऐड करो, लिखो, इसको आगे वाले के साथ ऐड करो, लिखो, उसके आगे वाले के साथ ऐड करो, लिखो। मतलब सिंपल, ये एज इट इज, इसको इसके साथ ऐड किया, इधर लिखा, इसको इसके साथ ऐड किया, इधर, इसको साथ इसके साथ ऐड, इसके साथ, समझे? तो ये हो गया बेटा मेरा क्या रे? एफ ऑफ एक्स। ये क्या हो गया मेरा? एफ ऑफ एक्स, जिसको बोलते हैं हम CDF। बस इतना ही याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है। चलो, सो CDF क्लियर है। तो CDF अगर क्लियर है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पे आता है, जिससे आपके तीनों भी चीजें सॉल्व होने वाली है। कौन कौन सी बता रहा हूं? पहली, एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसी को मैं बोल सकता हूं मीन। एक्सपेक्टेड वैल्यू को ही क्या बोलते हैं रे बेटा? मीन, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू से ही आपका निकलेगा वेरिएंस। क्या मिलेगा? वेरिएंस। वेरिएंस को बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर, और इसी से मिलेगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको बोलते हैं हम सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। इज इट क्लियर? तो सर इसको निकाल दिया वेरिएंस को, तो उसका रूट कर दिया तो स्टैंडर्ड डिविएशन मिल गया, मतलब उसका मैटर क्लोज। और ये दोनों निकालना है तो सर मीन निकालो। मीन मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसको अपन डिनोट करते हैं E ऑफ X से। एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलो, मीन बोलो, एक ही बात है, डिनोट करते E ऑफ X से। डिनोट किससे करते? E ऑफ X से। ध्यान दो अच्छे से, जब भी आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब E ऑफ X पूछा,
तब ई ऑफ एक्स का फार्मूला है समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। क्या है रे फार्मूला? ई ऑफ एक्स का समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। ठीक है, उसके बाद जब आप वेरिएंस निकालती, क्या निकालते बेटा? वेरिएंस। तो वेरिएंस का फार्मूला है, देखो बेटा, वेरिएंस का फार्मूला है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, वेरिएंस, वेरिएंस को ही बोलते हैं हम सिग्मा स्क्वेयर। तो इसका फार्मूला है, देखो, ई ऑफ अंदर में एक्स स्क्वेयर, ई ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर, ई ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर। तो वेरिएंस एक बार निकला तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा सिग्मा। कैसे रे बाबा? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। इसमें किसी को कोई डाउट है? देखो फिर से बता रहा, ई ऑफ एक्स मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसी को मीन बोलते हैं समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। वेरिएंस को बोलते हैं सिग्मा स्क्वेयर, उसका फार्मूला है ई ऑफ एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वेयर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर, और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब वेरिएंस का रूट। लेकिन सर ये ई ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर है, तो अगर ये ई ऑफ एक्स पता चल गया तो इसका होल स्क्वेयर तो मैं कर लूंगा, लेकिन ई ऑफ एक्स स्क्वेयर ये कैसे निकालू सर? सर ये कैसे निकालू? अगर ई ऑफ एक्स 5 है तो 5 का स्क्वायर मैं यहां लिख सकता हूं, लेकिन ई ऑफ एक्स स्क्वायर का फार्मूला है, फिर देखो बेटा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर का फार्मूला है समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई, समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई। ठीक है, तो इतना याद रखो, आपका पूरा एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन खत्म। फिर से बता रहा, एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन समेशन एक्स आई पी आई, जिसको अपन ई ऑफ एक्स से बोलते हैं। ई ऑफ एक्स स्क्वेयर मतलब समेशन एक्स आई स्क्वेयर इंटू पी आई। वेरिएंस निकालना है तो सिग्मा स्क्वेयर से डिनोट करते, क्या? ई ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर, और वेरिएंस तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, तो फिर कोई बताने की जरूरत है क्या? नहीं। तो ये इतना याद करो, दैट्स इट, फिनिश, फिनिश है आपका। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटा। फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्या पूछा है हमें? एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा, और क्या पूछा? वेरिएंस ऑफ एक्स। क्या पूछा? वेरिएंस ऑफ एक्स। मतलब आपको निकालना है बेटा ई ऑफ एक्स, ये फाइंड करना है। इसी को ही क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसी को ही क्या बोलते हैं? मीन। फिर से बताओ, इसी को ही बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसी को ही बोलते हैं मीन, इसी को ही बोलते हैं मीन ई ऑफ एक्स। चलो ये निकालना है, और क्या निकालना है? वेरिएंस निकालना है। चलो वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर। चलो स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लेंगे, सिग्मा। ठीक है, वेयर एक्स इज नंबर ऑब्टेन्ड ऑन अपर मोस्ट फेस व्हेन फेयर डाई इज थ्रोन। क्या बोल रहा है? वो सुना है ना आपने, वो शकुनी मामा डाई फेंकता था। ठीक है, सो जब हम डाई फेंकते हैं तो उसके ऊपर 6 रहते हैं बेटा, रहते हैं ना 6, ऐसा ही कुछ रहता है रे बाबा, ये पता होगा आपको। ठीक है, तो ऐसा रहता है कुछ 1, ऐसा 1 रहता है, फिर ऐसे 2, 1 2 3, तो ऐसे कितने नंबर्स रहते? उसमें 6 रहते। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा। ठीक है, 6 ही पेजेस रहते। सो एक्स क्या बोल रहा है? नंबर ऑब्टेन्ड ऑन अपर मोस्ट फेस। तो मुझे बताओ, जो अगर आपने एक डाई को थ्रोन किया, ए डाई इज थ्रोन, अगर डाई को थ्रो किया तो आपके सैंपल स्पेस में यस में क्या क्या आएगा? एक तो ऊपर में 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। समझ गए? तो मेरा एन ऑफ यस कितना हो गया रे? 6 हो गया। मेरा एन ऑफ एस कितना हो गया? 6 हो गया। इतना क्लियर है? चलो अब मैं टेबल ड्रॉ करता हूं।
किसका? प्रोबेबिलिटी का। कैसे देखो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। हाँ देखो, अगर यहां पे x लिखता हूं तो अपर मोस्ट पे क्या क्या आ सकता है? तो सर 1 आ सकता, 2 आ सकता, 3 आ सकता, 4 आ सकता, 5 आ सकता, 6। ठीक है, तो मुझे बताओ 6 बार डाल रहे तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी एक ही बार है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी एक ही बार है। तो जब मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं तो 1 एक ही बार आ सकता है, डिवाइड बाय 6। अगेन 2 भी एक ही बार आ सकता है। 2 कितने बार आ सकता है? उसमें ऊपर में 2 मत लिखो, 2 कितने बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। 3 भी 1/6, 4 भी 1/6। तो आप कोई भी लाने की कोशिश करो, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। मुझे बताओ, एक को थ्रो किया, 5 लाना है तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/6। 3 लाना है 1/6, मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेंगी? 1/6। समझ गए? तो देखो, ये हो गया मेरा एक्स आई और ये हो गया मेरा पी आई। आपको क्या निकालना है उसके हिसाब से हम फाइंड करते। तो आपको निकालना पहले ई ऑफ एक्स। क्या निकालना है रे? ई ऑफ एक्स। तो कैसे करोगे? तो देखो, सिंपल है। अब इसी में हम कर सकते हैं। ई ऑफ एक्स मतलब क्या है? ई ऑफ एक्स का फार्मूला है समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। तो एक्स आई इंटू पी आई का समेशन, लेकिन एक्स आई इंटू पी आई का क्या है? मल्टीप्लीकेशन, और उसका समेशन। तो देखो 1 इंटू 1/6, 1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/6। अरे ये समझ गया बेटा? प्लस 5 इंटू 1/6 प्लस 6 इंटू 1/6। ऐसा ही होगा, 1 इंटू 1/6, 2 इंटू 1, और इन सब का क्या किया? सम, मतलब एक्स आई इंटू पी आई। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लेते बेटा, सब में डिवाइड में 6 है, सब में डिवाइड में 6 है, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, मतलब ये आ जाएगा बेटा 6 5 11, 6 4 10, 5 15, 20 21, 21/6। ये आ गया मेरा ई ऑफ एक्स। ये क्या आ गया मेरा? ई ऑफ एक्स। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ये हो गया मेरा ई ऑफ एक्स। लेकिन मुझे निकालना है क्या? वेरिएंस। और वेरिएंस का फार्मूला तो ऐसा है सर। क्या है वेरिएंस का? इधर लिखता हूं। वेरिएंस के फार्मूले में आता है ये, वेरिएंस निकालना है जिसको अपन सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं, तो उसका फार्मूला आता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो सर ये ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकाले? तो सिंपल बेटा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर मैंने आपको बताया है। ई ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब होता है समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, मतलब ये हो जाएगा बेटा 1 स्क्वायर इंटू 1/6। ये एक्स आई स्क्वायर मतलब इंटू पी आई, तो 2 स्क्वायर इंटू 1/6, 2 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 1/6, 4 स्क्वायर इंटू 1/6, 5 स्क्वायर इंटू 1/6, 6 स्क्वायर इंटू 1/6। तो ये आ जाएगा डिवाइड में तो पूरा 6, और ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, और इन सबको करना पड़ेगा बेटा ऐड। चलो जल्दी से बताओ, करो बरा एडिशन। कितना आता बताओ जल्दी से। यस, सो करो। क्या आ रहा बेटा? तो ये आ रहा बेटा आपका ऊपर का अगर ऐड करोगे तो ये आ रहा 91/6। तो ये ई ऑफ एक्स स्क्वेयर आ गया 91/6। क्या आ गया? 91/6। करो पुट इसमें। तो ये हो गया 91/6
माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ये 21/6 मतलब कितना रे, 3 2 जा 6, 3 7 जा मतलब 7/2 का स्क्वायर, तो ये कितना 7/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 91/6 माइनस 49/4, 49/4। सो इसका एलसीएम कितना मिलेगा, इधर लिखते सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 12 ले लेते, ठीक है। तो 91 इंटू 2 माइनस 49 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 2 1 जा 2, ये 182 माइनस 2 147/12, तो 182 माइनस 147, तो ये आंसर आप निकाल सकते हो बेटा सिग्मा स्क्वायर का, ठीक है। इज इट क्लियर, क्लियर है बच्चा लोग, कुछ नहीं करना है। ई ऑफ एक्स मतलब समेशन एक्स आई इंटू पी आई, ई ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब समेशन एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। एक बार ई ऑफ एक्स और ई ऑफ एक्स स्क्वायर मिल गया तो वेरिएंस निकाल सकते हो, उसका रूट लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। इज इट क्लियर बच्चा लोग, क्या आपको बात क्लियर है, क्लियर है। चलो बड़े आगे बढ़ सकते, नेक्स्ट देखते। हाँ तो देखो ये क्या है, पहले तो इसको देख लेते, दिख रहा है ना बेटा सभी को बराबर, ठीक है। इसको लगे तो अपन एक अच्छे से ड्रॉ भी कर सकते थे। लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है किसका, एक्स का। तो देखो बेटा क्या बोला है, लेट एक्स डिनोट सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन व्हेन टू फेयर डाइस आर थ्रोन। तो देखो बेटा जब भी टू फेयर डाइस आर थ्रोन, जब भी दो फेयर डाइस को थ्रो करते हैं तो हमें जो सैंपल स्पेस मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। पहले इस पे 1, दूसरे इस पे 1, 1 2 1 3 1 4, तो देखो ये कुछ इस तरीके से मिलता है, ध्यान दो 1 1, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते बेटा 1 1 1 2, ठीक है, 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। और दूसरा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, अगेन 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ये अगेन 4 1 4 2 4 4 4 5 4 1 4 2 4, क्या हो गया रे बेटा 4 3 4 4 4 5 और 4 6, और ये इधर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, और लास्ट में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब इसका कहना है, ये तो हो गया मेरा सैंपल स्पेस, इसका कहना है एक्स किसको डिनोट कर रहा है, तो सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन when two fair dice are rolled, x denote sum of the numbers obtained, दोनों के नंबर को जो सम आ रहा उसको x डिनोट कर रहा है। अरे बाप रे बहुत भयंकर है। अब ये अगर उसको डिनोट कर रहा है तो एक बात याद रखो बेटा, मुझे बताओ अगर ऐसा है तो इस नंबर का अगर सम किया जाए तो वो कितना आ रहा, 2 आ रहा क्या सम 2। अब इस दो नंबर का सम किया जाए, इस दो नंबर का सम किया जाए तो वो कितना आ रहा, 3 आ रहा, ठीक है। उसके बाद ये देखो इसका सम करो, वो कितना आ रहा, 4 आ रहा, ठीक है। इसका सम करो कितना आ रहा, 5, ये भी 5 आ रहा, ठीक है। उसके बाद इसका सम करके देखो कितना आ रहा रे, तो ये अगेन 6 आ रहा, बराबर है। 5 + 1 6, ये कितना आया 7 आ रहा,
ये इधर से ऐसा मारा जंप, इसका सम कितना आ रहा 7, तो बराबर ही ऐसा पैटर्न बन रहा। इसको देखो कितना आ रहा सम, 8 आ रहा। इसका देखो कितना आ रहा सम, 9 आ रहा। देन ये देखो कितना आ रहा, 10 आ रहा। इसका देखो 11, और लास्ट में इसका सम कितना आ रहा, 12 आ रहा। समझ गए? तो हमें ऐसे निकालना है, तो यही x हो गया। तो x मेरा कितना आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा, 4 आ रहा, 5 आ रहा, 6 आ रहा, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अरे बाप रे, ये हो गया मेरा। क्या रे बच्चा लोग, देखो यही पूछा था उसने। लेट x डिनोट सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड। बराबर है। क्या बोल रहा है, x क्या है, x क्या है रे बच्चा लोग, जब जब फेयर डाइस को फेंक रहे हैं तो जो हमारा सम आ रहा, वो क्या आ रहा हमारा सम। चलो, तो इसका अगर मुझे टेबल बनाना है तो मैं वो कैसे बनाऊंगा, देखो देखो, जैसे कि यहां पे अगर टेबल बनाना है तो मैं यहां पे रक्स में बना लेता हूं। मुझे चाहिए x और बाद में चाहिए pi। ठीक है, तो मेरा x क्या क्या है रे, तो मेरा x 2 आ रहा, 3 आ रहा, 4 आ रहा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इतना आ रहा। बराबर है, इतना आ रहा। और आपको पता है बेटा, अगर ये इतना आ रहा है तो जिसकी टोटल 2 है, ऐसे कितने नंबर्स है, एक ही है सर। कितना है, एक ही है। तो ये 1/36, क्योंकि टोटल एन ऑफ ये पूरा का पूरा क्या है मेरा सैंपल स्पेस, तो मेरा एन ऑफ यस कितना है 36 है। तो जिसकी टोटल 2 आ रही, ऐसे कितने नंबर है सर, एक ही है, तो 1/36। जिसकी टोटल 3 आ रही है, ऐसे कितने नंबर है, 2 है, तो ये 2/36। जिसकी नंबर 4 आ रही है, उसकी टोटल कितनी है सर, 3 है सर, 3/36। जिसकी टोटल 5 आ रही है, ऐसे कितने, 1, 2, 3, 4, तो ये भी है सर 4/36। जिसकी टोटल 6 आ रही है, वो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5/36। जिसकी टोटल 7 आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये कितने, 6/36। अगेन जिसकी 8 आ रही है, वो है 5/36। जिसकी 9 आ रही है, 4/36, 3/36। जिसकी 11 आ रही है, 2/36, और जिसकी 12 आ रही है, 1/36। और ये बन गया रे मेरा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। समझे क्या, बताओ। जिसकी टोटल 2 आ रही है वो 1 है, तो 1/36, 2/36। तो मेरा टेबल कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर मैं उसको अच्छे से बनाता हूं तो देखो, मेरा x आया है बेटा 2 से लेकर, ध्यान दो, ठीक है, इधर ले लेते। सो x इज इक्वल्स टू x, ये कितना आया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। और अगर इसको ड्रॉ किया जाए तो क्या क्या बनेगा, देखो। और ये कितना आया था बेटा हमारा, हमारी प्रोबेबिलिटीज भी लिख लेते इसमें। कितनी है प्रोबेबिलिटीज, तो ये 2 आने की थी, 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, बराबर है। 6/36, 8 की थी, 5/36, अगेन 5/36, 4/36, 3/36,
2/36 और ये 1/36। और आपको क्या निकालने को बोला है वो बताओ बेटा। तो आपको निकालने को बोला है एक्सपेक्टेड वैल्यू। देखो, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अरे बाप रे, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है क्या? मतलब ये प्रॉब्लम लंबा जाएगा बेटा। कैसे जाएगा? लंबा जाएगा। कैसे? देखो, आपको तो पहले ई ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ई ऑफ एक्स। ये है आपका पी आई। तो मुझे बताओ ई ऑफ एक्स कैसे मिलेगा? तो ई ऑफ एक्स मिलेगा समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। तो एक्स आई इंटू पी आई मतलब 2 इंटू 1/36, 3 इंटू 2/36, 4 इंटू 3/36, 5 इंटू 4/36, 6 इंटू 5/36, 7 इंटू 6/36, 8 इंटू 5/36, 9 इंटू 4/36। आप कर सकते हो। ठीक है, आगे। उसके बाद अगर आपको ई ऑफ एक्स स्क्वेयर निकालना है तो वो आएगा समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर इंटू पी आई। समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर इंटू पी आई। अब एक्स आई स्क्वेयर मतलब 2 स्क्वेयर इंटू 1/36, 3 स्क्वेयर इंटू 2/36, 4 स्क्वेयर इंटू 3/36। ये भी चला। और ये वैल्यूज पुट कर दो तो आपको वेरिएंस मिल जाएगा। वेरिएंस का फार्मूला क्या है हमारा बेटा? तो वेरिएंस का फार्मूला जिसको हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं वो है ई ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये वेरिएंस मिल गया तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा हो जाएगा रूट के अंदर वेरिएंस। रूट के अंदर वेरिएंस। तो ये बेटा कैलकुलेशन का पार्ट है जो आपको सॉल्व करना है। कुछ नहीं, बस मेहनत करवाई है उसने। और इतना लेंदी प्रॉब्लम पूछेगा नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करके आप बाकी के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। दैट्स इट। बस बताने का उतना आपको एक ये है। ठीक है, चलो। सो क्लियर है बच्चा लोग? आगे देखते हैं क्या बोला है। इन ए मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर फेवर, सॉरी, क्या बोला है? एक मीटिंग है जिसमें 70% लोग फेवर में है और 30% लोग अपोज में है। एक कोई प्रपोजल है उसकी। अब मेंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अब मेंबर को सिलेक्ट करना है रैंडमली। एंड वी टेक एक्स इज इक्वल टू 0 इफ ही अपोज। मतलब जो अपोज कर रहा उसको एक्स इज इक्वल टू 0 एज्यूम किया है, और जो एंड एक्स इज इक्वल टू 1 इफ ही इज इन फेवर। मतलब देखो इसने क्या बोला है, एक्स इज इक्वल टू 0 एज्यूम किया है किसके लिए? जब वो क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। और x इज इक्वल टू 1 एज्यूम कर रहा है जब वो क्या कर रहा है? फेवर कर रहा है। समझ गए? तो मुझे बताओ 70% मेंबर फेवर कर रहे, मतलब जब मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 है, तब 70% मतलब कितना है? 0.7। और जब मेरा x 1 है तब अपोज कितने कर रहे? सॉरी, ये अपोज का कितना है? 30%। अपोज का कितना है रे बेटा? 30%। तो ये हो गया 0.3। और x इज इक्वल टू 1 को क्या बोला है? फेवर। तो फेवर का कितना है? 70%। मतलब कितना? 0.7। और इसका टेबल बनाना है तो कुछ इस तरीके से बनेगा बेटा, सिंपल। देखो कैसे बनेगा, देखो सिंपल। आपको x की वैल्यू दी है, x की वैल्यू दी है कितनी? 0 और 1। pi की वैल्यू दी है कितनी? इसको xi बोल देंगे। pi की वैल्यू कितनी है? जब 0 है तब कितनी है? 0.3। और जब 1 है तब कितनी है? 0.7। आपको क्या निकालने को बोला? एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब ई ऑफ एक्स। और क्या? वेरिएंस। तो पहले निकालते हैं ई ऑफ एक्स। क्या होता है ई ऑफ एक्स? देखो, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। एक्स आई इंटू पी आई। तो 0 इंटू 0.3, 0 इंटू 0.3 प्लस 1 इंटू 0.7, एक्स आई इंटू पी आई प्लस एक्स आई इंटू पी आई। तो ये तो 0 हो गया, मतलब इसका आंसर आ गया 0.7।
तो मेरा ई ऑफ एक्स आ गया 0.7। ठीक है, उसके बाद मुझे ई ऑफ एक्स स्क्वेयर भी लगेगा, लगेगा ना, क्योंकि वेरिएंस निकालना है। तो ई ऑफ एक्स स्क्वेयर होता है समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर इंटू पी आई। तो एक्स आई स्क्वेयर मतलब 0 का स्क्वेयर इंटू 0.3 प्लस 1 का स्क्वेयर इंटू 0.7। तो ये तो 0 हो गया और ये हो गया 0.7, तो ये भी सेम ही आ गया बेटा। ई ऑफ एक्स स्क्वेयर कितना, 0.7। अब क्या निकालना है, उसका फार्मूला लिखो। क्या है, तो हमें पूछ रहा है वेरिएंस, या फिर यही इसी का ही मतलब होता है वेरिएंस। क्या होता है वेरिएंस? क्या है, ई ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर। तो ई ऑफ एक्स स्क्वेयर 0.7 माइनस 0.7 का स्क्वेयर, तो ये 0.7 माइनस 7 का स्क्वायर 0.49, तो ये कितना आ जाएगा रे? 0.70 मतलब ये 1 7 5 के लिए 2 0.21, तो ये हो गया मेरा वेरिएंस। वेरिएंस को ही बोलते हैं हम सिग्मा स्क्वायर। क्या बोलते हैं? सिग्मा स्क्वायर। ये मिल गया वेरिएंस, ये मिल गया आपको वेरिएंस। और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। अंडर रूट ऑफ वेरिएंस मतलब अंडर रूट ऑफ 0.21। दैट्स इट। समझे? तो इसी तरीके से हमें सबसे इंपॉर्टेंट है टेबल ड्रॉ करो, ई ऑफ एक्स निकालो समेशन एक्स आई पी आई, ई ऑफ एक्स स्क्वेयर निकालो समेशन एक्स आई स्क्वेयर इंटू पी आई। ठीक है, और लास्ट में आंसर निकाल दो। समझे? चलो, तो टेंशन नहीं आ रहा, अभी बोर्ड के पेपर पास में आ रहे, तो आपको टेंशन आ रहा होगा, आप वन शॉट देख रहे होंगे। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। क्योंकि मुझे बताओ, टेंशन लेके आपका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है क्या? नहीं, वो एज इट इज रहने वाला है। अगर आप वो टेंशन लोगे तो वो प्रॉब्लम और बड़ा होगा। तो सिंपल लॉजिक है, जिस चीज का आपको टेंशन आ रहा उस प्रॉब्लम को ही खत्म करो। सर पढ़ा ही नहीं, पूरे 2 साल पढ़ा नहीं, अब उस प्रॉब्लम को कैसे खत्म किया जाए? पूरा नहीं खत्म कर सकते, लेकिन कुछ हद तक तो खत्म कर सकते हो। स्टार्ट अर्ली, पढ़ाई स्टार्ट करो। जितना टाइम है उतने में जितना हो सके उतना पढ़ाई करो। 24 घंटे का टाइम है, आपने बहुत बार टाइम पास किया है, तो अभी अच्छे से पढ़ाई करो। वक्त, टाइम इज मनी, टाइम इज एवरीथिंग, टाइम इज प्रीसियस। दुनिया में हर चीज खरीद सकते हो, टाइम को नहीं खरीद सकते। टाइम की अहमियत उसको पूछो जिसको हॉस्पिटल में किसी का एक्सीडेंट हुआ है और उसको हॉस्पिटल में हमने 5 मिनट लेट पहुंचा दिया यार, लाइफ खत्म। तो अगर कोई आपका JEE का एग्जाम है और उस एग्जाम में आप 1 मिनट लेट पहुंच गए और आपको गेट के अंदर नहीं लिया, आपकी 2 साल की मेहनत बर्बाद। सो टाइम की हर एक मिनट, हर एक सेकंड की अपनी एक अहमियत है, उसे वेस्ट मत करो। क्योंकि एक बात याद रखना, टाइम इज मनी, मैं तो बोलता हूं टाइम इज मोर प्रीसियस। आप टाइम को वापस नहीं ला सकते, पैसा जाने के बाद वापस ला सकते, टाइम को नहीं ला सकते। तो एक बात तो पक्की है बेटा, जिसने टाइम की इज्जत की, जिसने टाइम को रिस्पेक्ट दिया, उसकी जिंदगी सक्सेसफुल होने से और आबाद होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन जिसने टाइम की वैल्यू नहीं की, जिसने टाइम की केयर नहीं की, जिसने टाइम को कुछ इज्जत ही नहीं दी, एक बात याद रखना, उसे बर्बाद होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। ठीक है? सो टाइम की इज्जत करो, अभी वक्त है, पढ़ाई करो। अल्टीमेटली आउटपुट के बारे में मत सोचो यार। आउटपुट के बारे में क्यों टेंशन, किस चीज का ले रहे हो? एग्जाम का टेंशन ले रहे हो, उसके बारे में मत सोचो। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी जिंदगी है, वो एग्जाम का टेंशन मतलब उसके ऊपर सोल्यूशन के ऊपर ध्यान दो, प्रॉब्लम के ऊपर मत ध्यान दो, सोल्यूशन के ऊपर ध्यान दो। पढ़ाई करना है उसके ऊपर ध्यान दो। ठीक है? कैसे होगा? एग्जैक्टली बराबर होने वाला है। ठीक है? उसकी चिंता मत करो। नेक्स्ट देखते बेटा, क्या है? पीडीएफ। अपना क्या पीपीटी पीडीएफ नहीं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। कौन सा फंक्शन है बेटा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब ये पीडीएफ क्या है? तो पीडीएफ है अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड पीडीएफ। किसी फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन को पीडीएफ तभी बोल सकते जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर ले।
अब ये कंडीशन क्या है, तो जो आपका फंक्शन दिया है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रहना चाहिए। जो फंक्शन है वो क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू फंक्शन। और जब भी उस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन निकालते हो माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, तब वो क्या रहना चाहिए, वन। और ये यूज होता है कंटिन्यूस डाटा के लिए। कौन से डाटा के लिए बेटा, कंटिन्यूस। क्योंकि मुझे बताओ माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी मतलब पूरे नंबर्स आ गए, उन सब का सम करते हो, इंटीग्रेट करते हो और सम करते हो, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। तो ये कंडीशन याद रखो सिर्फ, अगर आपका फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, और आपका फंक्शन का माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स कितना आना चाहिए, वन, तो हम उस फंक्शन को पीडीएफ बोल सकते। क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। कौन सा फंक्शन रे बाबा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। चलो देखते हैं क्या है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स फॉर 0 टू पाई बाय 2। तो मुझे बताओ 0 से लेकर पाई बाय 2 तक हमेशा साइन एक्स की वैल्यू कितनी आती, सर साइन 0 पे तो 0 आती, और साइन पाई बाय 2 पे कितनी आती है, 1 आती है। मतलब सर मुझे जो ये साइन एक्स की वैल्यू मिल रही है, मुझे जो ये साइन एक्स की वैल्यू मिल रही है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिल रही है। एफ ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिल रहा है, कब, जब 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और, मतलब इस रेंज में आपको जो साइन एक्स की वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 मिल रही है। इतना करेक्ट है। चलो अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब उसने फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया। किस किस को सेटिस्फाई कर लिया, फर्स्ट कंडीशन को। अब मैं आपको इंटीग्रेशन का एक ये बता देता हूं कि आप उसको स्प्लिट कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई फंक्शन दिया है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बोल दिया, तो मुझे बताओ ये माइनस इंफिनिटी है, ये प्लस इंफिनिटी है, इसके बीच में क्या क्या आएगा, तो सर -5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है। तो ऐसे कुछ आ सकते हैं, बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ लिए। तो मैं इस फंक्शन को ऐसे तोड़ सकता हूं, कैसे, तो देखो माइनस इंफिनिटी टू -5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, ये एक स्टेप हो गई, ये दूसरी -5 टू 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और कैसे तोड़ सकता सर, 4 से 100 तोड़ सकता, तो 4 से 100 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और कैसे तोड़ सकता सर, 100 से इंफिनिटी, सो 100 से इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इज इट क्लियर। तो कोई भी फंक्शन को जितने पॉइंट्स दिए उस पॉइंट में हम तोड़ के लिख सकते हैं, तो अल्टीमेट वो क्लियर हो जाएगा। अब इसने बोला है पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई बेटा, अब मेरी दूसरी कंडीशन क्या है, तो दूसरी कंडीशन है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता क्या, मुझे 0 से लेकर पाई बाय 2 तक फंक्शन पता है, 0 से लेकर पाई बाय 2 तक फंक्शन पता है, मतलब मेरे 3 स्टेप हो गई, एक माइनस इंफिनिटी, एक 0, एक पाई बाय 2 और एक प्लस इंफिनिटी। मतलब मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूं माइनस इंफिनिटी से 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई बाय 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस पाई बाय 2 से इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इतना क्लियर है क्या, उतने पार्ट में मैंने तोड़ डाला। अगर देखा जाए तो मुझे बताओ रे, इधर बताओ माइनस इंफिनिटी से 0 तक कौन सा फंक्शन है, आपको मेंशन किया है कि नहीं, तो इसको डायरेक्ट लिख दिया मैंने 0। 0 से पाई बाय 2 तक कौन सा फंक्शन है, तो सर 0 से पाई बाय 2 तक फंक्शन है साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, पाई बाय 2 से इंफिनिटी तक दिया है क्या, नहीं, तो मैंने क्या लिख दिया 0। मतलब आप एक समझने वाली बात, जब भी मुझे माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखना रहा तो मैं जो दिया वही लिखूंगा, क्योंकि बाकी क्या हो रहा है 0।
ठीक है। तो मैं अगर इसको डायरेक्ट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डीएक्स को ऐसे लिखता डायरेक्ट 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स डीएक्स, तो आपको ताजुब नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाकी तो क्या है, जीरो है। बस पहले प्रॉब्लम में मैंने आपको समझा दिया। तो मुझे बताओ साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ये कितना 0 टू पाई बाय 2, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो क्या होगा माइनस कॉस ये पाई बाय 2 माइनस में माइनस कॉस 0, एक बार अपर लिमिट माइनस में एक बार लोअर लिमिट, तो माइनस कितना कॉस 90, सॉरी ये तो 0 होता है, माइनस कॉस 0 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, मतलब ये आंसर आ गया बेटा मेरा 1। कितना आ गया 1, हो गया क्या सर 1 आ गया, करेक्ट है। पहली भी सेटिस्फाई दूसरी भी सेटिस्फाई, मतलब मैं लिखूंगा इट इज अ पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, इट इज अ पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, बराबर है। या फिर ऐसे लिख दूंगा, क्या लिखना पड़ेगा देखो, क्या लिख सकते डेंसिटी फंक्शन अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स, या फिर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अ पीडीएफ, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अ पीडीएफ, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो मुझे एफ ऑफ, अब देखो इसको क्या दिया है, मुझे जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है, ध्यान दो बेटा, मुझे जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है वो एक्स दी है किसके लिए, 0 और 1 के बीच के लिए, और -2 माइनस एक्स दी है किसके लिए, 1x2 के लिए, बराबर है। तो चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो फंक्शन है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ये जो फंक्शन है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, जो गिवन रेंज दी है उसके लिए। कैसे देखो मुझे बताओ, 0 और 1 के बीच में कुछ भी पुट करो, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे 1 पुट करके देखो, -2 -1 कितना आ रहा रे, 1 और 2 के बीच में बोल रहा है, तो 1 है क्या, नहीं, 2 है क्या, नहीं। अब 1 और 2 के बीच में मतलब क्या पुट करना पड़ेगा, 1 और एक्स लेस देन 1, तो कुछ पुट करके देखो क्या हो रहा है, -2 माइनस एक्स है, क्या बोल रहा है, वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ सो देखो हमें फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो पहला ये जो यक्स है, ध्यान दो इधर, जो एफ ऑफ एक्स है वो कितना है, एक्स, किसके लिए रे, तो 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो 0 से 1 में रहेंगी, मतलब ये x ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, इतना क्लियर है। चलो दूसरी बात करते हैं, -2 माइनस एक्स की, किसकी रे बाबा, ये जो -2 माइनस एक्स है ये क्या चाहिए, 0 और 1 के बीच में चाहिए। लेकिन मुझे बताओ रे ये आएगा क्या, नहीं। आपकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 लेस देन एक्स लेस देन 2, 1 और 2 के कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, ये जो आंसर आ रहा है ये माइनस में आ रहा, काय में आ रहा, निगेटिव में आ रहा। देयरफॉर या फिर ऐसे निकाल के देखो, इसको कैसे निकाल सकते, देखो बता रहा हूं मैं आपको। मुझे बताओ आपकी जो x की वैल्यू है ये ऐसी है, अब एक काम करता माइनस से मल्टीप्लाई करता, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये -x, ये -1, ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, ये -2। अब इसमें -2 ऐड करना है, तो -2 -1 -2 माइनस एक्स -2 -2, तो -2 -1 -3 -2 माइनस एक्स ग्रेटर देन -4, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, इसकी वैल्यू -4 से बड़ी है और -3 से क्या है, इट इज -2 माइनस एक्स ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन -3, ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन -3, मतलब इसकी रेंज तो इसके बीच में है। मतलब ये एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इज नॉट सेटिस्फाई, देयरफॉर इट इज नॉट पीडीएफ, देयरफॉर इट इज नॉट पीडीएफ, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं, तो ये पीडीएफ ही नहीं, तो दूसरी कंडीशन निकालने की जरूरत है क्या, नहीं।
कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। तो मुझे बताओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 मीन्स एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स निकालते। तो मुझे बताओ, मुझे 0 से 1 के बीच में पता है, तो ऐसे लिखता ना 0 to 1, क्या है एफ ऑफ एक्स, 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। 0 to 1 के बीच में फंक्शन कौन सा है, 2 इंटू डी एक्स। तो 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स कितना 0 to 1, करो पुट 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0, मतलब आंसर कितना है 2। कितना आ गया रे, 2 प्लस इंफिनिटी कितना आया रे बेटा 2 आ गया। तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स नॉट इक्वल्स टू 1, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट पीडीएफ। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट पीडीएफ। पीडीएफ है क्या बेटा, नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या बोला है। इट इज नोन दैट एरर इन मेजरमेंट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, कुछ टेम्परेचर मेजर कर रहा है डिग्री सेल्सियस में। किस मेरे बच्चा लोग, डिग्री सेल्सियस में। हमें काम की चीज ये दी है कि एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 3। देखो हमें जो फंक्शन दिया है वो कैसे दिया है, एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 3 इसके लिए, और नहीं तो 0 दिया है अदरवाइज के लिए। अदरवाइज के लिए कितना है 0, तो अदरवाइज के लिए नहीं भी दिया रहता तो वैसे भी हम 0 लेते थे। देखो मुझे बताओ, यहां पे अदरवाइज के लिए कुछ दिया था कि नहीं, तो भी हमने क्या लिया 0। तो अदरवाइज के लिए नहीं भी दिया रहा तो क्या लेंगे हम 0। ठीक है, चलो अब पहले तो बोला है उसने वेरीफाई करो कि एफ ऑफ एक्स पीडीएफ है क्या। एफ ऑफ एक्स क्या है, पीडीएफ है क्या। तो मुझे बताओ, आपकी एफ ऑफ एक्स की रेंज दी है वो एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 3 है, एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 3। तो मुझे बताओ एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करो, उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव डिवाइड बाय 3 पॉजिटिव, मींस आपका जो एफ ऑफ एक्स आने वाला है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। क्यों, क्योंकि आपको पता है एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो पहला हो गया। अब दूसरा क्या है रे, तो हमारा है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो आपको दिया है -1 से लेकर 2 तक, -1 से लेकर 2 तक एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो करो -1 to 2 एफ ऑफ एक्स कितना है एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 3 इंटू डी एक्स। सो ये 1/3 बाहर, एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, और ये क्या -1 to 2। तो ये आ गया बेटा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, एक बार अपर लिमिट तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब डिवाइड बाय 9 माइनस -1 का क्यूब डिवाइड बाय 9। तो 2 का क्यूब मतलब 8/9 माइनस 1 का क्यूब, तो ये भी आ जाएगा -1 डिवाइड बाय 9। तो ये जाएगा 8/9 प्लस 1/9 इक्वल्स टू 1। सो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स कितना आया रे बच्चा लोग, 1 आया। मतलब इसने दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई की, दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई की। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज पीडीएफ। हो गया क्या पीडीएफ, दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई की, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स भी कितना है 1। तो ये पीडीएफ है। अगर ये पीडीएफ है तो चलो बोल दिया पीडीएफ। फाइंड पी ऑफ 0 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन की वैल्यू निकालना है, कब 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 पे। चलो निकाल लेते। सो दूसरी स्लाइड ले लेते पी। तो ये हो जाएगा कितना रे
0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो 0 to 1 एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स क्यूब, सॉरी कितना था रे, एक्स स्क्वेयर बाय 3। तो ये था एक्स स्क्वेयर बाय 3 इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, और ये कितना रे बेटा 0 to 1। तो करो पुट 1 क्यूब डिवाइड बाय 9 माइनस 0 क्यूब डिवाइड बाय 9, तो ये कितना 1/9। तो मेरा आंसर आ गया P ऑफ 0 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 पे कितना 1/9। और किस पे निकालना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट x इज निगेटिव, दैट x इज निगेटिव। अब मुझे बताओ रे x निगेटिव कहां पे हो सकता है, x निगेटिव कहां पे हो सकता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कि हमारा x निगेटिव कहां पे हो सकता है। यस, कहां पे हो सकता है बेटा, यस। मुझे बताओ बेटा, हमारे फंक्शन की वैलिडिटी इतनी है -1 to 2, -1 to 2, इतना समझ गए। अगर हमारे फंक्शन की वैलिडिटी -1 से लेकर 2 तक है, तो -1 से लेकर 2 तक अगर वैलिडिटी है, तो मुझे फंक्शन क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए। क्या चाहिए, निगेटिव। तो मैं ऐसे करूंगा, पी ऑफ क्या बोल रहा है, निगेटिव बोल रहा है ना, तो ये आएगा एक्स लेस देन 0 ग्रेटर देन -1, ऐसा ही आएगा 0 से छोटा। तो ये हो जाएगा -1 to 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगेन -1 to 0 एफ ऑफ एक्स क्या है रे बेटा, एक्स स्क्वेयर बाय 3 इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 9 -1 to 0। तो करो पुट 0 क्यूब बाय 9 माइनस -1 क्यूब बाय 9। तो 0 क्यूब 9 मतलब 0 माइनस ये हो जाएगा -1/9 मतलब कितना 1/9। तो ये आ गया मेरा आंसर P ऑफ -1 लेस देन एक्स लेस देन 0 से कितना रे 1/9। किसके लिए, निगेटिव के लिए। किसके लिए बच्चा लोग, किसके लिए रे बच्चा लोग, निगेटिव के लिए। सो क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है ये। यस, CDF है, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहा है, सपोज दैट x इज वेटिंग टाइम इन मिनट। मतलब आप बस स्टैंड पे कहीं पे खड़े हो और आपको वेट करना पड़ रहा है, तो वो वेटिंग टाइम को डिनोट कर रहा है बस। एंड इट्स PDF इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/5। देखो रे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, ये जो फंक्शन दिया है ये दिया है 1/5, लेकिन कंडीशन क्या है, x की वैल्यू 1 और 5 के बीच में और 0 है। मतलब इसको छोड़ के बाकी कोई भी रेंज के लिए उसकी वैल्यू क्या है, 0। नहीं भी देता तो हम क्या लेते थे, 0 ही लेते थे, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वेटिंग टाइम इज बिटवीन 1 and 3, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, हमें डायरेक्ट वेटिंग टाइम निकालना है, किसके लिए, 1 और 3 के लिए। तो यहां पे देखो बिटवीन 1 and 3 मतलब पहला क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी टाइम इज बिटवीन कितना 1 and 3। मतलब ये ऐसा निकलेगा 1 to 3 क्या एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, या फिर ऐसे लिख दो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 3 ग्रेटर देन 1। तो ये हो जाएगा 1 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब 1 to 5 के लिए ये है, 0 to 5 के लिए, तो 1 to 3 के लिए तो रहेगा ही रे बेटा। 1 to 3 के लिए कितना 1/5 इंटू डी एक्स। तो ये 1/5 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स कितना 1 to 5, तो ये 1/5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। इतना क्लियर है। तो ये आंसर कितना आ गया रे बेटा 4/5। अब ये क्या बोल रहा है नेक्स्ट प्रॉब्लम में, वेटिंग टाइम
वेटिंग टाइम इज मोर देन 4 मिनट, 4 मिनट से ज्यादा वेटिंग टाइम, मतलब मुझे P ऑफ X ग्रेटर देन 4 बोला है। लेकिन मुझे बताओ रे, हमारी वैल्यू ही तो ज्यादा से ज्यादा कहां तक है, 5 तक है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन में 4 से लेकर 5 तक ही ले सकता हूं फंक्शन, क्योंकि 5 के आगे तो क्या है, 0 है, वो लेने की जरूरत है क्या, नहीं। सो 4 to 5 मेरा फंक्शन है कितना रे बाबा, 1/5 इंटू डी एक्स। तो ये 1/5 है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स, और लिमिट कितना 4 to 5। तो करो 1/5, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना 5 - 4 1/1/5। तो ये मिल गया मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 4। समझ गए। तो ये मिला मुझे वेटिंग टाइम, बस वैसे निकालना है, क्योंकि मुझे बताओ इतनी ही लिमिट के लिए ये फंक्शन है, इसके आगे भी 0 है, इसके पीछे भी 0 है। 0 से निगेटिव बोलता है तो भी 0 है, 5 से आगे बोलता है तो भी 0 है। तो वो 0 लेके करने का क्या है, 0 ऐड करोगे तो वैसे भी आंसर जो है वही आने वाला है, इसलिए हम 0 को ऐड नहीं करते। इज इट क्लियर बच्चा लोग, क्या आपको बात क्लियर है। चलो अब क्या बोल रहा है, लेट एक्स बी अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच अ बुक इज टेकन out of library by randomly selected student, and suppose x has pdf f of x is equals to 0.5x for 0, मतलब देखो आपको फंक्शन दिया है रे बेटा, क्या देखो 0.5x किसके लिए, तो 0 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 2 के लिए, इसके लिए ये फंक्शन दिया है। एंड बाद में तो अदरवाइज इसके अलावा कुछ है तो क्या लेना है, 0, तो 0 को वैसे भी ऐड कर, 2 के आगे भी 0, 0 के पीछे भी 0, और मुझे कुछ ये निकालना है। तो पहला क्वेश्चन बेटा क्या है, देखो P ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू 1, लेस देन और इक्वल्स टू 1 के लिए आप क्या लोगे, तो सिंपल है, 1 से छोटा तो कहां तक हो सकता है 0, तो 0 to 1 f ऑफ x dx, तो ये हो जाएगा 0 to 1 f ऑफ x कितना है 0.5 x dx, तो ये 0.5, तो x मतलब क्या, तो x का x²/2 0 to 1, तो ये हो जाएगा P ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू 1 के लिए 2 को बाहर निकाल लूं तो ये हो जाएगा 0.5, मतलब 0.5 मतलब ये 1/2 ही ना रे, 1/2 और ये 2, और ये x² में पुट कर दो, 1² माइनस 0², तो ये कितना 1/4, समझे। तो ये मिल गया मुझे 1/4। दूसरा 0.5 से लेकर 1.5 तक चलेगा, 0.5 मतलब 0 से आगे है, ठीक है, तो करो ये भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो P ऑफ 0.5 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 1.5, तो ये हो जाएगा 0.5 to 1.5 0.5x इंटू डी एक्स, तो ये 0.5 बाहर, x का डेरिवेटिव x²/2 और लिमिट दे दो 0.5, 1.5, ठीक है। तो ये 0.5 डिवाइड बाय 2, ये 1.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 1/4, ये 2.25 और ये 0.25, तो 0, तो ये कितना आ गया 2/4, मतलब कितना 1/2, समझ गए। तो ये आंसर मिल गया, और आप इसका लास्ट का निकाल सकते हो रे, वो बोला है P ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5, लेकिन हमारी लिमिट तो 2 तक ही है, तो मैं यहां पे ले सकता हूं 1.5 to 2 f ऑफ x dx। बाकी आप सॉल्व कर सकते क्या रे बच्चा लोग, कर लेते, नहीं तो 1.5 to 2 f ऑफ x dx, ठीक है। P ऑफ क्या बोला है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5, तो आपको लेना पड़ेगा 1.5 to 2 f ऑफ x dx, और हमारा f ऑफ x क्या है 0.5x, क्या है रे बेटा 0.5x, तो 1.5 to 2 0.5x dx,
तो x का इंटीग्रेशन रहे तो x का इंटीग्रेशन आता है x स्क्वेयर बाय 2 और ये 1.5 to 2। तो एक काम करते इसको बाहर ले लेते 0.5 डिवाइड बाय 2 क्योंकि ये कांस्टेंट है और इसमें लिमिट पुट करते 2 स्क्वेयर माइनस 1.5 का स्क्वेयर। तो देखो 0.5 डिवाइड बाय 2 मतलब ये 1/4, 2 का स्क्वेयर 4, ये कितना 2.25, 215 का स्क्वेयर कितना रे 225, 2.25। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/4 इंटू 2.25 0.75 1.75। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा कर लो 0.44 16, ठीक है। तो ये आ गया P ऑफ x ग्रेटर देन 1.5 का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चा लोग? क्या क्लियर है? बात क्लियर है? इस तरीके से हमको कोई भी फंक्शन दिया है तो सबसे पहले तो उसकी लिमिट ढूंढना है कि ये 0 से 2 के बीच में ही फंक्शन है। अगर आपको कोई 2 से 3 पूछता है तो मुझे 0 ही लेना पड़ेगा। -5 टू -5 टू 0 पूछता है तो 0 ही लेना पड़ेगा क्योंकि वो फंक्शन ही उतने के लिए वैलिड है। तो बाद के लिए आप फंक्शन क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। समझे? इसलिए वो कभी कभी कंफ्यूज करेंगे कि x ग्रेटर देन 1.5, तो आप बोलेंगे सर 1.5 टू इंफिनिटी लेते। अरे हाँ भाई लेते, लेकिन 1.5 से इंफिनिटी तक मेरा फंक्शन तो ये 2 तक ही साथ देगा, 2 से इंफिनिटी तक अदरवाइज वाला आएगा क्या, 0 आएगा। समझे? तो वो 0 लेने से मतलब नहीं, इसलिए मैं सिर्फ इसके रेंज का लेता हूं। इसलिए इस रेंज पे ध्यान दे के रखने का, इस रेंज पे ध्यान दे के रखने का। ठीक है, चलो अब क्या बोल रहा है ये कम्युलेटिव। हाँ चलो कम्युलेटिव का सॉल्व करते हैं। अब क्या बोल रहा है ये कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कौन सा फंक्शन है बेटा? कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब ये कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है? तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है CDF ऑफ ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ये किसके लिए यूज होगा? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए। और इसको हम डिनोट करते तो सिंपल है ये, अगर कंटिन्यूअस डाटा है तो हम क्या लिखेंगे, -∞ टू x f ऑफ x dx, -∞ टू x f ऑफ x dx। आपको प्रॉब्लम में एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या, और x क्या है, a और b के बीच का, a और b के बीच का। चलो देखते हैं प्रॉब्लम में, एकदम सिंपल है। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर CDF ऑफ x, और आपको बोला है द फॉलोइंग इज द PDF ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल f ऑफ x इज इक्वल्स टू x टू इंफिनिटी, सॉरी x/8 फॉर 0 to 4 के लिए। अब ध्यान दो बेटा, ये किसके लिए बोला है, 0 to 4 के लिए। अब 0 to 4 के लिए बोला है और अदरवाइज क्या बोला है 0। तो आपको जो फंक्शन दिया है बेटा, क्या दिया है फंक्शन, वो दिया है x/8, लिमिट क्या दी है 0x4, और 0 दिया है अदरवाइज के लिए, मतलब इसके अलावा क्या है 0 है। तो ये क्या होगा देखो, -∞ टू 0 एक फंक्शन आएगा f ऑफ x dx, प्लस 0 से लेकर x तक एक फंक्शन आएगा f ऑफ x dx। तो -∞ टू 0 तो ये 0 ही है। 0 टू x क्या फंक्शन है, x/8 इंटू dx। तो ये हो जाएगा 1/8 बाहर, x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन x²/2, और लिमिट क्या 0 टू x। तो करो पुट, ये एक बार अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा x²/16 माइनस 0²/16। तो ये आ गया मेरा कैपिटल f ऑफ x। कितना रे बेटा, तो मेरा कैपिटल f ऑफ x आ गया रे बेटा, कैपिटल f ऑफ x आ गया x²/16। क्या आ गया x²/16। अब आपको 2-3 चीजें फाइंड करने को बोला है। क्या देखो, फाइंड f ऑफ x एट x इज इक्वल टू 0.5। फाइंड f ऑफ x जब x कितना है 0.5, इसको इक्वेशन 1 दिया तो x को पुट करो 0.5, तो f ऑफ 0.5 इज इक्वल टू कितना 0.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 16। तो कितना हो जाएगा रे 0.25/16। तो ये f ऑफ 0.5 मिल गया। ठीक है,
उसके बाद किस पे निकालना है 1.7 पे, तो x इज इक्वल टू 1.7, तो f ऑफ 1.7 इज इक्वल टू 1.7 का स्क्वायर डिवाइड बाय 16, ठीक है। सो 2.89 डिवाइड बाय 16, तो ये मिल गया f ऑफ 1.7, ठीक है। चलो तो आज के इस सेशन में हमारा यहाँ पे फिनिश हो चुका है। तो एक बात याद रखना, फुल डेडिकेशन से पढ़ाई करते रहना है। फुल डेडिकेशन से क्या करना है? पढ़ाई करते रहना है। तो चलो एक शायरी सुना देता हूं। लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समुंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समुंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।